और इसी में इस देश की अधोगति होगी, ऐसा मुझे लगता है दिनेश जी। जी, जी। मैं एक विस्तारित टिप्पणी के लिए दीपक जी के पास आता हूँ। हिंदुस्तान के इतिहास में देखा जाए तो केशवानंद भारती के बाद ये सबसे बड़ा केस है, करीब-करीब एक इम्पोर्टेंस के मामले में 9 जजेस बेंच है। ये सिर्फ मिनरल की बात नहीं है, ये केंद्र और राज्यों के संबंधों की बात है, भारत के संघीय ढांचे की बात है, भारत के भविष्य की बात है। भारत में सत्ता के केंद्रीकरण की बात है कि क्या जो बात कही थी कि आनंद जी ने कही कि स्टेट्स को महानगर पालिकाओं में परिवर्तित कर देना चाहते हैं। उनकी हस्ती नगर पालिका से ज़्यादा ना रहे। ये सारी चीज़ें हैं, जो बड़े निर्णय हो रहे हैं और जिसमें ऐड ऑन हो सकते हैं, अगर वो आए तो, इफ वर्ड मैं साथ में लगाता हूँ। मैं आपकी विस्तारित टिप्पणी चाहूँगा। दीपक शर्मा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त निकाला हमारे साथ जुड़े, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी, जी। ये मैंने उनको आनंद जी को तो मैं नहीं सुन पाया और थोड़ा-सा देर, क्योंकि अभी मैं एक दिल्ली में हाईवे पे ही हूँ, एक जगह आउटर पे। मैं सुन रहा था विवेक देशपांडे जी को, और सही कह रहे हैं। और जो आपने कहा कि जिस तरह की बात आनंद वर्धन जी ने कही है कि ये जो सरकार है, ये उसी तरह से राज्य सरकारों को चलाना चाहती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो म्युनिसिपैलिटीज़ को चलाती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को चलाती है। देखिए, एक्चुअल में जो दिक्कत है वो क्या है? मोदी जी चाहते हैं कि जितनी भी केंद्रीय योजनाएँ हैं, जो भी सेंट्रल स्कीम्स हैं, जो भी पैसा वो देते हैं राज्यों को, चाहे वो आयुष्मान भारत में हेल्थ सेक्टर की स्कीम्स हों, या फिर आप सोच सकते हैं जो सोशल सेक्टर है, जैसे फ्री राशन देना है। अब ये जो फ्री राशन है, ये फूड एंड सप्लाई मिनिस्ट्री देती है, जिसके एक ज़माने में मंत्री पासवान थे। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं उड़ीसा गया हुआ था, और उड़ीसा उस वक़्त नेशनल एग्जीक्यूटिव बीजेपी की चल रही थी, और वहाँ पर एक लड़ाई चल रही थी रामविलास पासवान में और नवीन पटनायक के बीच में, और सुर्खियों में था। तो मैं वहाँ के पत्रकारों से मिला, मैंने कहा, भाई ये लड़ाई क्या है ये? पासवान साहब तो बड़े सामाजिक धारा के हैं और काफ़ी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं। ये झगड़ा क्या है नवीन पटनायक का? दोनों ही एक ही विचारधारा के हैं। उन्होंने, साहब झगड़ा ये है कि जो चावल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से आता है, भारत सरकार से आता है, तो पासवान साहब का ये कहना है कि साहब इसमें आप मोदी जी और भारत सरकार, उसकी भी आप जो है, जो भी आपकी गाड़ियां ये चावल बांट रही हैं रियायती दरों पे, सब्सिडाइज, हाईली सब्सिडाइज राइस जो बट रहा है पूरे उड़ीसा में, इसमें आप मोदी जी की भी फोटो लगाइए, रामविलास पासवान की भी फोटो लगाइए, और भारत सरकार की का भी आप जिक्र करिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कोलैबोरेशन में। तो नवीन पटनायक साहब ने कहा कि भाई ये चावल तो आज से थोड़ी ना मिल रहा है, ये तो बरसों बरस से मिल रहा है, और राज्य सरकार को हमेशा केंद्र सरकार से ही मिलता है। तो मैंने फिर पासवान साहब से कि वहाँ पर ऑफिस से फ़ोन किया, मैंने कहा ये बात है, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, एक्चुअली ऊपर से प्रेशर था। मोदी जी चाहते थे कि जो भी केंद्रीय योजना है उनमें उनको भी शामिल किया जाए। दरअसल जो माइंडसेट है उसको समझना होगा दिनेश भाई। माइंडसेट ये है कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार है, उसमें मोदी जी, या जैसे उत्तर प्रदेश आप ले लें, उत्तर प्रदेश में जो भी केंद्रीय योजना है उसमें मोदी और योगी जी की फोटो लगती है। इसी तरह से आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, या राजस्थान में जहां पर बीजेपी की सरकार। मोदी जी चाहते हैं कि जो गैर भाजपा सरकारें हैं, विपक्ष की सरकारें हैं, जिस तरह से पश्चिम बंगाल है, अब पश्चिम बंगाल में जो मनरेगा की स्कीम है, आयुष्मान भारत की स्कीम, उसमें बहुत से अड़ंगे हैं। या दिल्ली सरकार में जो झगड़ा है, उस झगड़ा ही यही है कि जो सेंट्रल की स्कीम है उसको राज्य सरकार अपनी तरह से, अपने डिस्क्रिशन पे उसको मॉडिफाई करके पब्लिक के बीच में इंट्रोड्यूस करती हैं। मोदी जी चाहते हैं कि जो भी पैसा केंद्र सरकार से फ्लो होकर राज्यों में जा रहा है, उसमें उनकी छाप दिखनी चाहिए। झगड़ा ये है। तो वो, और इसी बात को देके अगर आप देखें, बहुत सी मैं देख रहा हूँ केंद्र सरकार की बहुत अच्छी स्कीम्स हैं जिनको जिनको लेकर टकराव है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं वन पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम है। और अगर लोग मोदी मॉडल की बात करते हैं, मोदी मॉडल क्या है, गुजरात मॉडल क्या है? मोदी मॉडल सिर्फ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, सारा सिस्टम अपनी मुट्ठी में, यही मोदी सरकार है।
मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आज की तारीख में गुजरात सरकार कौन चला रहा है। गुजरात सरकार जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री या कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं चला रहे हैं। 2 ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक के कैलाश नाथन है, ये मोदी जी के बड़े खास नौकरशाह हुआ करते थे, आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे, चीफ सेक्रेटरी रहे, मोदी जी के हमराज, हमसफर, सलाहकार, जो भी आप कह लीजिए वो रहे। आज की तारीख में गुजरात की सरकार के कैलाश नाथन चलाते हैं। उनको पिछले 4-5 वर्षों में 11 बार एक्सटेंशन मिला है और अब उनकी मदद के लिए एक राठौर साहब हैं, एक और आईएएस अधिकारी हैं, वो दोनों मिलकर गुजरात की सरकार चलाते हैं। और आप कह सकते हैं कि मंत्रियों के पास कोई शक्ति नहीं। हर हफ्ते बृहस्पतिवार के दिन या बुधवार के दिन के कैलाशनाथन अहमदाबाद से दिल्ली आते हैं, मोदी जी के साथ 2-3 घंटे बात होती है, जो काम उन्होंने हफ्ते भर में एग्जीक्यूट किए उनकी लिस्ट देते हैं और आगे जो काम करना है उससे मोदी जी का कंसेंट लेते हैं और फिर वापस वो अहमदाबाद गांधीनगर जाते हैं और मोदी जी जो जो कहते हैं वो चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। जिस वक्त राजस्थान में सरकार बनी, भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो डेब्यू कर रहे थे सरकार में और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। भजन लाल शर्मा की सरकार आज की तारीख में भजन लाल नहीं चलाते। गुजरात कॉर्डर के एक 91 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जिनको मोदी जी ने चीफ मिनिस्टर ऑफिस में रखा है जयपुर में, वो सरकार चला रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में आए तो एके शर्मा की जो भूमिका है वो यही थी जिस पर योगी को लेकर टकराव हुआ। योगी और एके शर्मा में जो झगड़ा हुआ वो यही हुआ कि एके शर्मा जो मोदी जी के सबसे खास अधिकारी थे, मोदी जी ने उनको रातों रात रिजाइन कराया जब वो एमएसएमई सेक्रेटरी थे। उसके बाद उनको लखनऊ भेजा गया। प्लान ये था कि जिस तरह से के कैलाशनाथन गुजरात की सरकार चला रहे हैं उसी मॉडल पे एके शर्मा जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार चलाएंगे। लेकिन योगी ने अपना बीच में आप कह सकते हैं पुट हिज फुट डाउन, वो माने नहीं, झगड़ा होता रहा। नौबत ये आ गई थी कि योगी को बदलने की बात आ गई। बाद में आरएसएस ने और बीजेपी ने और राजनाथ सिंह उसमें आए, तमाम लोग आए, किसी तरह से एक कंप्रोमाइज़ किया गया और फिर योगी जी को फिर एक एक्सटेंशन मिला। कहने का मतलब ये है कि जो भी डबल इंजन की सरकारें हैं वो मोदी जी ही चलाते हैं, उनकी ब्यूरोक्रेसी चलाती है। मोदी मॉडल सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है और इसी फॉर्मूले को जो वो डबल इंजन की सरकार में बहुत स्वेच्छा से, बहुत आसानी से लागू कर देते हैं, क्योंकि जितने भी मुख्यमंत्री हैंड पिक्ड हैं। अब ये धामी साहब कौन थे? ये जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, ये विधायक हुआ करते थे और आपको जान के दिनेश भाई हैरत होगी कि 4 बार इनका मेरे पास फोन आता था। ये हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, मैंने खुद देखा है धामी। तो धामी जी एक विधायक थे, उनको आपने सीधे मुख्यमंत्री बना दिया। तो जो काम मोदी जी कराना चाहते हैं, धामी एक एक्सटेंशन ऑफ ऑफिस है पीएमओ के। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो पहला पायलट प्रोजेक्ट था वो धामी के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया गया। इसी तरह से अगर आप खट्टर साहब को देखें, वो भी एक्सटेंशन ऑफ पीएमओ है। मोहन यादव एक्सटेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। फडणवीस शिंदे एक्सटेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है और इसी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में इसी फॉर्मूले को वो गैर भाजपा सरकारों में ले जाना चाहते हैं, वहाँ इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं। अब ममता बनर्जी जैसी आप कह सकते हैं एक बहुत ही डोमिनेटिंग पॉलिटिशियन, उनको पसंद नहीं है, केजरीवाल को पसंद नहीं है। आज की तारीख में बहुत से ऐसे मसले हैं राज्य और केंद्र के अलग अलग योजनाओं को लेकर जिसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, ये झगड़े बढ़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप सिर्फ वन पार्टी सिस्टम नहीं लाना चाहते, आप वन मैन सिस्टम भी लाना चाहते हैं। तो क्या आप प्यूतिन के मॉडल को यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं? मैं शी जिनपिंग भी नहीं कहूँगा, क्योंकि शी जिनपिंग की जो सरकार चलती वहाँ भी एक पोलित ब्यूरो है, वहाँ भी सहमति है, भले वो वन पार्टी सिस्टम है, सहमति से, कंसेंट से है। यहाँ सिर्फ वन पार्टी सिस्टम है। मैं आपको बताऊं, एक दिन मैं पार्लियामेंट कवर कर रहा था और मैंने वहाँ देखा कि पार्लियामेंट जब सेशन में चलती है तो कैबिनेट मीटिंग भी पार्लियामेंट में होती है। और मैंने उस दिन देखा कि पार्लियामेंट की जो जिस कक्ष में
कैबिनेट मीटिंग होती, उसके बाहर एक पेटी रखी हुई थी, एक बक्सा लकड़ी का रखा हुआ था। जितने भी मंत्री आ रहे थे, राजनाथ सिंह को मैंने देखा वहां जाते हुए, मैंने गडकरी साहब को देखा, उस वक्त रविशंकर प्रसाद भी थे कैबिनेट में। सारे मंत्री अपना फोन उस बॉक्स में रख रहे थे और फिर अंदर जा रहे थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर इज नॉट अलाउड टू टेक हिज फोन इनसाइड। तो ये एक तरीका है। आज की तारीख में कैबिनेट मीटिंग जिस तरह से हो रही है, क्या उसमें बहस होती है? मुझे याद है वाजपेयी जी की सरकार थी, मुझे याद है मनमोहन सिंह की सरकार थी, बहुत से प्रस्ताव कैबिनेट में आते थे, फिर टाल दिए जाते थे। कभी शरद पवार उसमें रायशुमारी करने लग जाते थे, तो कभी डीएमके से कोई रायशुमारी आ जाती थी और वो प्रस्ताव होल्ड पे डाल दिया जाता था। आज आपने मोदी जी की कैबिनेट में कभी डिसेंट देखा? कभी आपने कोई बहस देखी? तो ये एक तरीका है और मुझे लगता है यही गुजरात मॉडल है मोदी जी का, जहां पावर अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में वो सब कुछ लेना चाहते हैं। वो चाहे मीडिया हो, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो सरकारें हों, चाहे वो विपक्ष की भी सरकारें हों। जी। मैं दीपक भाई, मैं सिर्फ ऐड कर दूं और दर्शकों को, एक दुर्गा शंकर मिश्र जी उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी के जी, रूप मैं में उनका नाम विद्यमान भूल गया। मैं जी, उनका जी। नाम लेने जा रहा तो मुझे लगा कि वोरा साहब को लगेगा कि भाई बहुत ज्यादा लंबा बोल रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, दुर्गा नहीं, नहीं, शंकर कम मिश्रा जी समय हैं। की कोई कमी नहीं आज, इसलिए मैंने एक-एक फील्ड किए मैंने मिश्रा इसीलिए मैंने मिश्रा कहा कि जी मिश्रा जी के कैलाश नाथन ही हैं। जी। जी, पुराना इतिहास है ये और सरकारें खासतौर से मोदी जी की ऐसी चलती हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये बिंदु जो आज हमने उठाया है कि संघीय ढांचे के ऊपर फिर से चर्चा होनी चाहिए, अदालत में तो हो रही है, लेकिन हाँ, कहते हैं मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। भारत की जनता भी एक ऐसा मुख्य उसमें एक मुद्दा है, जिसमें हम कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में वो भी तय करेंगे कि भई भारत का भविष्य या लोकतंत्र रहेगा, नहीं रहेगा। बहुत कुछ बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। हम लोग इन बिंदुओं को उठा रहे हैं, तो मैं दीपक जी अभी गए उनका तो शुक्रिया और विवेक जी आपका भी शुक्रिया और आनंद जी आपका शुक्रिया कि शायद आज जितने महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं। जी, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी। अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए सर। एक छोटी सी बात कहूंगा, एक रे ऑफ होप है। वो ये है कि जो जिस तरह का मॉडल मोदी जी इस देश में लाना चाहते हैं जैसे नॉर्थ कोरिया, वहां के जो नेता है किम जोंग उन, वो उम्र में बहुत छोटे हैं, तो उनके पास बहुत लंबा समय है। ये सब करतूतें जो है उनकी, उनके पिताजी के समय से चल रहा है, तो उनके पास ऑलरेडी हाथ में एक मॉडल था, तो वो चला सकते हैं। एक रे ऑफ होप ये है कि मोदी जी जो है अभी 74 साल के हैं और उनके बाद बीजेपी में क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है ही। वो अपने जैसे उनका तो कोई बेटा है नहीं, जैसा वो जो नॉर्थ कोरिया के जो रूलर है, वो अपने पिताजी से वो विरासत उनको मिली है। मोदी जी किसी के हाथ में वो देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए उनके रहते ही ऐसे किसी नेता को उनको बनाना पड़ेगा जो उनका जो लेगेसी है उसको चलाए। वो नहीं चाहते मोदी जी की उनके रहते रहे कोई दूसरा एक इतना पावरफुल नेता वो बनाए। तो एक रे ऑफ होप ये है कि मोदी जी जब तक है तब तक ये चलेगा, उसके बाद ये शायद नहीं चल सकता। हाँ, अब ये एक आशा का किरण बना है। देखते हैं कि आने वाले 4-5 साल में ये जो मोदी जी का मॉडल है वो कहाँ तक जाएगा। मुझे नहीं लगता इस देश में ये बहुत साल चल सकेगा। लेकिन ये बात सच है, आनंद जी ने जो कहा कि जो सिस्टम को सड़ा के रखा है, सिस्टम को जिस तरह से सड़ाया है, उस सड़ी सिस्टम को फिर से हेल्दी बनाने के लिए जो समय लगने वाला है, मोदी जी ने जो नुकसान करके इस देश का रखा है, उस नुकसान की भरपाई करने में बहुत समय जाएगा। लेकिन इनका जो मॉडल है वो बहुत समय तक चलेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो ये एक आशा का किरण है कि एज इज नॉट ऑन मोदी जी साइड, नॉर इज देयर देयर एनीवन हु कैन कैरी ऑन दिस लेगेसी, क्योंकि उस तरह का नेता अभी मोदी जी के बाद, मोदी जी के रहते हुए मोदी जी पनप नहीं देंगे। ये एक आशा का किरण मोदी मॉडल की तरफ से हमारे पास है, इतना मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा, वट वृक्ष के नीचे कुछ पैदा नहीं होता है और हाँ, जब इन जैसे व्यक्तित्व देश छोड़ के जाते हैं तो एक संक्रमण काल भी आता है जहाँ पर काफ़ी जंग भी होती है एक तरह से आपस में देखा जाए तो
चलेगा नहीं बहुत ज़्यादा, मानता हूँ, और 4 साल, 5 साल, भगवान जाने कितना है, ये तो भारत के नागरिकों के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि बदलाव हो, अच्छा बदलाव हो, बेहतर बदलाव हो, जल्दी बदलाव हो। इन्हीं शब्दों के साथ आनंद जी, विवेक जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।